मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज पर्यावरणवाद पर चर्चा करें। पर्यावरणवाद, परिआवरण, व्यक्ति के चारों ओर जो वातावरण होता है उससे वह पूरी तरह से प्रभावित होता है। वे परिस्थितियां जो व्यक्ति को आवृत किए रहती हैं, पर्यावरण है। पर्यावरण का पूरा पूरा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जैसा वातावरण होगा, जैसा पर्यावरण होगा, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, उसका शरीर, उसके विचार विकसित होते हैं। तो पर्यावरण हमारा मित्र है। पर्यावरण को हमेशा अच्छा बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी होती है। तो व्यक्ति जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को और कार्यों को, उसके विचारों को, उसकी समस्त गतिविधियों को प्रभावित करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया भर में पर्यावरण प्रदूषण की चर्चा होती है। मतलब यह है कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है। मतलब हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ रहा है। इस पर्यावरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले भौतिक और जैविक तत्व का मिश्रण होता है। पर्यावरण के अंतर्गत जितने भौतिक तत्व हैं, जितनी चीजों को हम जड़ पदार्थ कहते हैं, अथवा वनस्पतियों में से जीव होता है, तो इन सभी तत्वों के मिश्रण को पर्यावरण का नाम दिया जाता है। इसी से पर्यावरण बनता है और यही सब चीजें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज, इसमें परिवर्तन निरंतर होते रहता है। कोई भी पर्यावरण, किसी भी देश का पर्यावरण या किसी प्रकार का पर्यावरण, कोई भी परिस्थिति हमेशा परिवर्तनशील होती है। कोई भी एक स्थिति हमेशा नहीं रह सकती, निरंतर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरी चीज, सब अपर प्रभाव। इस दुनिया में, इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे मनुष्य हो, सब चीजें पर्यावरण से पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। फिर क्षेत्रीय विविधताएं। पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्र हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर पूरा सूखा पड़ता है, कहीं पर साल भर तक पानी का एक बूंद भी नहीं गिरता है, कहीं पर मरुस्थल हैं, कहीं पर खिलखिलाती बहने वाली नदियां हैं, कहीं पर ठंड पड़ती है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं पर समशीतोष्ण जलवायु होता है। विभिन्न प्रकार की विविधताएं पूरी दुनिया में देखी जाती हैं और इन सभी विविधताओं का मूल कारण है पर्यावरण। जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के अनुरूप पर्यावरण बनता है। तो पूरी दुनिया भर में क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। कनाडा को देखिए। कनाडा दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का राष्ट्र है, लेकिन वहां की जनसंख्या 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 3 करोड़ से कम है। क्यों? क्योंकि कनाडा का अधिकांश भूभाग ऐसा है जो कि पूरी तरह से बर्फीला है। वहां पर मानव जीवन बहुत कठिन है। परिणाम स्वरूप वहां की जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन भारत जैसे देश को देखिए। भारत अपने कुल क्षेत्र का, भारत की जो सीमा है उसका लगभग 80 से 85% भाग भारत में रहने लायक है। इसलिए देखिए भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक संसाधन युक्त, प्रकृति में ही सभी प्रकार के संसाधन हैं। इन संसाधनों का जब व्यक्ति अंधाधुंध रूप से प्रयोग करता है, बेरहमी से जब इसका उपयोग करना शुरू करता है, इसका दोहन करना शुरू कर देता है, तब प्रदूषण की समस्या सामने आती है। इसके बाद देखिए अनुपात। पर्यावरण में प्रदूषण कब होता है? इस संपूर्ण वातावरण में जहां पर हम रहते हैं, सांस लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं,
यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.05% कार्बन होता है और अन्य गैस बाकी सब चीजें होती है। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है तब हम उसको प्रदूषण की स्थिति मानते हैं। प्रकृति इसको मेंटेन रखने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन जब व्यक्ति ऐसे कुछ काम करता है जिससे ऑक्सीजन कम हो जाता है या नाइट्रोजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाता है, ऐसी स्थिति में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रदूषण का प्रभाव पूरा पूरा व्यक्ति पर पड़ता है। इसके कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार के प्रदूषण हैं? पहला है जल प्रदूषण। जल यदि साफ है तब फिर हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। जल यदि प्रदूषित है, हम प्रदूषित जल का यदि उपयोग करते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, ये सब जल जनित बीमारियां हैं। फिर वायु प्रदूषण, सांस लेने में कठिनाई, दमा रोग बढ़ जाता है। व्यक्ति जब सांस लेने में कठिनाई अनुभव करेगा, स्वाभाविक है वह कैसे जीवन यापन करेगा, सोचने की बात है। फिर ध्वनि प्रदूषण, व्यक्ति में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। आजकल डीजे जितनी तेज गति से बजते हैं, जरा सोचिएगा कि जो लोग उसके आसपास रह करके उस ध्वनि को सुनते हैं, उनके सुनने की क्षमता कितने दिन तक रहेगी, ये सोचने की बात है। तो ध्वनि प्रदूषण। फिर है मृदा प्रदूषण, मिट्टी को प्रदूषित करना, अनेक प्रकार के केमिकल्स डाल करके मिट्टी को इतना ज्यादा खराब कर देना कि उस मिट्टी में जो भी चीजें उपजेंगी वो सब विषाक्त होंगी। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उन विषाक्त चीजों को खाएगा तो व्यक्ति का शरीर उसके लिए नहीं बना है। तो व्यक्ति की पाचन प्रक्रिया, उसका शरीर, उसके शरीर का रंग, उसके आंतरिक जो अंग हैं, उनकी गतिविधियां, ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। फिर रसायन, आजकल खेती से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है। देखिए कि ज्यादा उत्पादन हमें करना है, इसलिए कुछ भी प्रकार से हम रसायन डालते हैं ताकि उत्पाद में वृद्धि हो सके। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है कि इस प्रकार के उत्पादों का जब हम भोग करते हैं, भोजन के रूप में हम उसको अपने शरीर में ले जाते हैं, तो इससे अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और नाभिकीय प्रदूषण, परमाणु विस्फोट होते हैं, परमाणु विस्फोट किए जाते हैं, परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षणों से भी नाभिकीय प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के भ्रूण को प्रभावित करता है। आने वाली पीढ़ियां विकलांग हो सकती हैं, अपाहिज हो सकती हैं, उनका मस्तिष्क कम विकसित हो सकता है, उनकी आयु कम हो सकती है, वे काम करने में अक्षम साबित हो सकते हैं, लंबे समय तक इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रदूषण के कुछ प्रकार हैं। इस प्रदूषण का कारण क्या है? बिल्कुल स्पष्ट बात है, मनुष्य इस दुनिया का सबसे विवेकशील प्राणी माना जाता है। लेकिन अरस्तु कहता है ना कि व्यक्ति इस सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है, लेकिन कब तक? जब तक वह मर्यादा में रहता है, जब तक वह कानून के अनुसार जीवन यापन करता है। और जैसे ही वह मर्यादा छोड़ देता है तो उसके समान उच्छृंखल प्राणी दुनिया में और कोई नहीं है। व्यक्ति जानता है कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, लेकिन वह गलत चीजों की ओर प्रवृत्त होता है। यहां पर पर्यावरण के लिए भी एकमात्र यदि कोई जिम्मेदार है तो हम मनुष्य ही हैं। हम मनुष्य ही इतना ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जानवर प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते, पेड़ पौधे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते। प्रदूषण उत्पन्न करता है तो केवल मनुष्य, क्योंकि उसके पास विवेक है और वह विवेक का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा करता है। वह चाहता है कि एक क्षण में वह बिल्कुल दुनिया का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति बन जाए,
सबसे संपन्न व्यक्ति बन जाए, रईस बन जाए, माला माल हो जाए, और इसके लिए वह किसी प्रकार के नियमों को, मर्यादाओं को, सीमा को स्वीकार नहीं करता। परिणाम क्या होता है? अनेक प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। तो इसके कारण में पहला है संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। प्रकृति आपको विभिन्न प्रकार के संसाधन देती है, इन संसाधनों का उपयोग आप करिए, लेकिन इतना ज्यादा उसका दोहन मत करिए कि आसपास का पूरा वातावरण ही खराब हो जाए। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम प्राप्त करें, कम इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा हमको प्राप्ति हो। तो वह बिना कोई सोच विचार किए प्रकृति का, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करता है। परिणाम स्वरूप प्रदूषण बढ़ता है। दूसरी चीज, जनसंख्या में वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी, उनके लिए आवास, भोजन और वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप आवास के लिए क्या करेंगे? जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते हैं, पूरा जंगल साफ कर दिया जाता है। जंगल यदि साफ करेंगे तो जंगल में रहने वाले प्राणी कहां जाएंगे? शहरों की ओर आएंगे। हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि एक प्राणी, चीता, शेर बस्ती के अंदर घुस जाते हैं, भालू बस्ती के अंदर घुस जाते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तत्व है। फिर है परिवहन। एक बस 1000 किलोमीटर जब चलती है तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए उसको जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उतना ऑक्सीजन एक व्यक्ति के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त है। एक बस जब 1000 किलोमीटर चलती है तो उसको 1000 किलोमीटर चलने के लिए जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, उतना ऑक्सीजन 1 वर्ष के लिए एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। सोचिए कि आज पूरे भारत में या पूरी दुनिया में कितने बसें हैं, कितने ट्रकें हैं जो पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, कितनी कारें हैं, कितने आवागमन के और भी साधन हैं। ये सब पेट्रोल और डीजल से चलती हैं और ये सब प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, फैलाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति के लिए आज सांस लेना भी दूभर हो गया है। परिवहन सबसे बड़ा फैक्टर है प्रदूषण का। और उद्योग धंधे, इनके बारे में जितनी बातें कही जाए वो सब कम है। उद्योग धंधों से प्रदूषण तो फैलता ही है, वायु में प्रदूषण तो फैलता ही है, इससे जल भी प्रदूषित होता है। उद्योग धंधों से कई हजारों लीटर प्रदूषित जल बाहर निकलता है और ये जल कई स्थानों पर सीधे नदी में सम्मिलित हो जाते हैं, नदी में मिला दिया जाता है ये जल को। नदी का जल इससे प्रभावित होता है। गंगा नदी की सफाई के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किया जा चुका है, लेकिन इन उद्योग धंधों को अभी तक कोई कंट्रोल नहीं किया जा सका है। नदी के किनारे उद्योग धंधे स्थापित यदि होंगे तो उद्योग धंधों का पूरा, उद्योग धंधे का, कारखाने का, फैक्ट्री का पूरा प्रदूषित जल सीधे नदी में मिलेगा। नदी का पानी पीने लायक नहीं हो पाएगा। पीने लायक तो बहुत दूर की बात है, उपयोग के लायक भी नहीं हो पाएगा। आज दिल्ली में यमुना नदी के जल को देखिएगा, वह उपयोग करने के लायक नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से उद्योग धंधों के कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है। इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग उपकरण लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उपकरण खरीदेंगे, स्वाभाविक पैसा खर्चा होगा, लेकिन ये उद्योगपति नहीं चाहते, ऐसा उपकरण लगाने को तैयार नहीं होते। और इसी कारण से जल, आजकल नदियों का जल भी उपयोग के लायक नहीं रह गया है। फिर है वनों की कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई। इतना ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं पूरी दुनिया के देशों में, लगातार वनों का अनुपात कम होते जा रहा है। जब वनों का अनुपात कम होगा
तो जंगलों में रहने वाले जानवरों को खाद्य कैसे मिलेगा? इसलिए आज हम देखते हैं कि हाथी लगातार घूमते रहते हैं और किसी भी बस्ती में जाकर के उत्पात मचाकर चले जाते हैं, लोगों को मारते भी हैं, कुचलते भी हैं और सभी प्रकार से ऐसा हो रहा है। तो ये सब प्रदूषण के कारण हैं। प्रदूषण के कारण है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। समाधान यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में कई सम्मेलन हुए हैं। इन सम्मेलनों में प्रमुख जो हैं इसकी जरा संक्षिप्त में चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय प्रयास, स्टॉकहोम सम्मेलन जून 1972 में हुआ। इसके बाद यूएन पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें 58 सदस्य होते हैं जो जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं और ये पूरी दुनिया भर में पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए विभिन्न प्रकार से विचार विमर्श करके प्रस्ताव पास करती है और राष्ट्रों को अनुशंसावनी भेजती है। इसके बाद यूएन जल सम्मेलन अर्जेंटीना में हुआ था 1977 में। जल प्रदूषण पर यहां पर चिंता व्यक्त की गई थी। फिर है विश्व पर्यावरण सम्मेलन नैरोबी केनिया की राजधानी नैरोबी, यहां पर 1982 में सम्मेलन हुआ था। फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में यह सम्मेलन हुआ था और 172 देशों ने इसमें भाग लिया था। पृथ्वी चार्टर की घोषणा की गई कि पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, इस पर चर्चा हुई थी। फिर क्योटो जापान में एक संधि हुई थी 1997 में विभिन्न राष्ट्रों के बीच, जिसमें यह सहमति मिली थी कि प्रदूषित गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर सहमति हुई थी कि उद्योग धंधों के माध्यम से जो गैस उत्सर्जित होते हैं उसकी मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने पर इनके बीच राष्ट्रों के बीच सहमति हुई थी। फिर है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, इसमें 1997 में एक सम्मेलन हुआ था। फिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका अगस्त 2002 में सम्मेलन हुआ था। यूएन जलवायु सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था दिसंबर 2005 में। 189 देशों ने इसमें भाग लिया था। कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में हुआ था दिसंबर 2009 में। रियो सम्मेलन 2012 में हुआ था। जीवंत विकास पर सहमति यहां पर हुई थी। जीवंत विकास का मतलब राष्ट्रों के बीच इस चीज को लेकर के सहमति बनी थी कि हम अपने पर्यावरण को इस प्रकार से बनाकर रखें कि आने वाली पीढ़ी को जीवन यापन में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। हम अपने संसाधनों का उपभोग दोहन करें, लेकिन इतना ज्यादा न कर देवे कि आने वाली पीढ़ी के लिए उसके पास उपयोग के लिए कोई चीज ही न रह जाए। जैसा प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस प्रदूषण से हम कैसे बच पाएंगे? इसलिए वर्तमान समय में सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जीवंत विकास है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उनकी आवश्यकताएं पूरी करने की व्यवस्था हम अभी करके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना ज्यादा उपभोग कर लें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो सब चीज रहे ही ना। तो ये जीवंत विकास पर यहां पर सहमति हुई थी। विकास और पर्यावरण संरक्षण, विकास आवश्यक है। आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक सभी प्रकार से विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विचार किया जाना चाहिए। जब तक पर्यावरण है तब तक व्यक्ति का जीवन है। यदि पर्यावरण सही नहीं है, व्यक्ति का जीवन बेकार है। फिर पेरिस सम्मेलन हुआ था नवंबर 2015 में। इसमें 196 देशों ने भाग लिया था। ग्लोबल वार्मिंग में कमी करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी करने पर राष्ट्रों के बीच सहमति हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
जितने अधिक जंगल होंगे, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, हमें उतना साफ हवा मिलेगी। हम अभी दिल्ली में देखते हैं, दिल्ली और उत्तर भारत के क्षेत्र में इतना ज्यादा कोहरा छाया होता है कि विजिबिलिटी 3-4 मीटर से अधिक नहीं होती। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं इस कोहरे के कारण। ट्रेनें लेट चल रही हैं, विमान लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों? ये सब केवल प्रदूषण है। और प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? व्यक्ति ही जिम्मेदार है। हम और किसको जिम्मेदार बोलेंगे? व्यक्ति ही इस प्रकार के कार्य करता है जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है। और यह सब प्रदूषण, दिल्ली की स्थिति यह हो गई है कि व्यक्ति खुले में सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वहां का पूरा वातावरण इतना विषाक्त हो गया है कि सरकारें केवल बोल रही हैं कि हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। फिर जलवायु शिखर सम्मेलन सितंबर 2019 में हुआ था। ये विभिन्न प्रकार के प्रयास हैं और इन प्रयासों के द्वारा यूनाइटेड नेशंस ने पूरी दुनिया के देशों को इस बात के लिए सहमति प्राप्त कर सका है कि प्रदूषण आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान विभिन्न राष्ट्र ही खोज सकते हैं। जल को, मृदा को, वातावरण को, वायु को, सब चीजों को प्रदूषण से मुक्त किया जाना चाहिए। और जब तक प्रदूषण से मुक्त नहीं होगा वातावरण, तब तक हम जीवन यापन भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। विभिन्न सम्मेलन होते हैं, यहां पर प्रस्तावों पर सहमति होती है, लेकिन इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रों की होती है। राष्ट्र जब विकास के दौर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए पर्यावरण उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। वो पर्यावरण का जैसा हो देखेंगे, अभी तो हम विकास करते हैं, तो हम उत्पादन करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता यदि राष्ट्रों के बीच हो, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? व्यक्ति सांस कैसे लेगा? हम यदि घर से बाहर निकलते समय अपना मास्क लगा करके बाहर निकलें, ताकि बिल्कुल फिल्टर किया हुआ हवा हमारा शरीर ग्रहण कर सके, तो भी स्थिति क्या होगी? तो ये प्रदूषण को दूर करने के विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बारे में इन सम्मेलनों में चर्चा हुई है। लेकिन मूल बात यह है कि राष्ट्र जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक प्रदूषण को दूर नहीं किया जा सकता। और निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रदूषण कम किया जाना चाहिए। जब तक प्रदूषण होगा, तब तक व्यक्ति का जीवन बेकार है। व्यक्ति का जीवन बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, वह जीवन यापन नहीं करेगा। यदि जिएगा भी तो दवाइयों के भरोसे जिएगा। और दवाइयां, जो आजकल दवाइयां आ रही हैं, वो क्या करती हैं? पूरे शरीर को खोखला कर देती हैं। तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रदूषण को समाप्त करने का प्रयास व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर प्रकृति वर्सेस मनुष्य। शुरू से ही, जब से मानव जीवन का प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर के आज तक वह प्रकृति से लड़ता रहा है और कई बार प्रकृति पर विजय भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति कभी भी किसी को क्षमा नहीं करती। हम आए दिन सुनामी देखते हैं, हम आए दिन भूकंप देखते हैं, ज्वालामुखी देखते हैं, अप्राकृतिक घटनाएं देखते हैं, बाढ़ देखते हैं और सूखा देखते हैं। ये क्या है? अनेक प्रकार की बीमारियां देखते हैं। ये सब क्या है? ये प्रकृति का व्यक्ति से बदला लेना है। प्रकृति अपना समायोजन कर लेती है, मनुष्य समायोजन नहीं कर पाता। मनुष्य तो सीधे ऊपर ही चढ़ना चाहता है, तो प्रकृति समायोजन करना चाहती है। ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, इन सब घटनाओं से मनुष्य ही पूरी तरह से प्रभावित होता है। हम देखते हैं कि कई बार बादल फटने के कारण बहुत बुरी तरह से बारिश होती है। समझिए कि एक सप्ताह में जितनी बारिश होती है, वो यदि 1 घंटे में उतनी बारिश हो जाए, तो सोचिए स्थिति क्या होगी। ये सब प्रकृति का समायोजन है।
आए दिन कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। कोरोना से अभी अभी हम मुक्त हुए हैं, फिर से कोरोना का नया वेरिएंट शुरू हो गया है। ये सब क्या है? ये सब प्रदूषण का परिणाम है। तो प्रकृति कभी भी किसी को माफ नहीं करती है। अभी उत्तरकाशी में जोशी मठ में घरों में दरारें आ गई हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो प्रकृति के विरुद्ध था। परिणाम स्वरूप लगभग 600 घरों में दरारें आ गई हैं और घर कभी भी गिर सकता है। लोगों के जीवन के सामने समस्या आ गई है। तो प्रकृति वर्सेस मनुष्य, ठीक है, मनुष्य प्रकृति के अधीन रहने के लिए बाध्य है। मनुष्य पूरी तरह प्रकृति को बदल नहीं सकता, लेकिन उसका अंधाधुंध दोहन करके प्रकृति को बिगाड़ने की कोशिश करता है। फिर प्रकृति भी पूरी तरह से बदला लेती है। और आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। आज से 1000 साल के बाद या आज से 100 साल 200 साल के बाद जो नई पीढ़ियां आएंगी, यदि हम आज ही सब कुछ उपभोग कर लें तो उस समय वो लोग क्या भोगेंगे, क्या उपयोग करेंगे? जीवन ही यदि विषाक्त हो जाएगा, सांस लेना दूभर हो जाएगा, तो प्रदूषण, तो पर्यावरण कैसा होगा, सोचने की बात है। और इसके लिए व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सबकी जिम्मेदारी बनती है। व्यक्ति सह जब तक सचेत व्यक्ति नहीं होगा, जब तक हम अपने प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे, प्रदूषण दूर नहीं हो सकता। जब तक पूरा समाज इसके बारे में जागरूक नहीं होगा, तब तक प्रदूषण दूर नहीं हो सकता। और जब तक सरकारों के द्वारा प्रयास नहीं किए जाते, सरकार के द्वारा जब तक कड़ाई नहीं की जाती प्रदूषण के विरुद्ध, तब तक प्रदूषण से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन को, कार्यों को, हर चीज को प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रदूषण को दूर किया जाना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ये पर्यावरणवाद का अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।